हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। आप सभी साथियों को बता दें कि जो आपका नियमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको यहाँ पर मैं आपको पूरा पीडीएफ हल कराने वाला हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है सभी प्रश्नों पे बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, जो आप लोगों की परीक्षा सीबीटी परीक्षा 28 जुलाई से जो है आपका लगा हुआ है परीक्षा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहीं से जो है आपके परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। नियमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है, इसे मैं आपको हल कराने के बाद जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे भी आपको उतना ही महत्व देना है जितना कि आपको नियमी पैटर्न। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ज्यादा प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से। अभी जब मैं आपको 2021, 22, 23 का जब पेपर कराऊंगा तो आप देखिएगा जो 2021 में पूछा है वही प्रश्न जो है 2023 में पूछ रखा है। कहने का मतलब एक साल का जो है गैप करके जो है प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आईटीआई जो है ऐसा नहीं है कि प्रश्नों को चाहे जहां से पूछ सकती है एनसीवीटी बोर्ड। एक लिमिट कोर्स है और उसी के तहत जो है आप लोगों का जो है प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड क्लास और आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जो आपका पहला प्रश्न कह रखा है, यहाँ पर डीसी जनरेटर के बारे में पूछ रखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जनरेटर के बारे में जो है आपसे कभी कभी आपकी परीक्षा में जो है पूछ लेता है कि जो जनरेटर होता है इसका जो है मेन काम क्या होता है, या हम कहें कि जनरेटर जो है यहाँ पर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जो जनरेटर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आपका कह रखा है कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपको नाम बताना है। ये जो यक्स के रूप में चिन्हित भाग कहा है, इसका जो है आपको नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो जनरेटर में उभरा हुआ भाग होता है, आप लोगों ने जनरेटर देखा होगा, तो जनरेटर में एक आपका जो है उभरा हुआ भाग होता है जो कि बॉक्स के आकार का होता है। तो ये जो आपका होता है, ये जो है आपका राइजर होता है। ठीक है, आपकी परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है कि जनरेटर में जो उभरा हुआ भाग होता है वह क्या है, आपका राइजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बॉन्डिंग टर्मिनल होता है और इसी में जो है हमारा आपका जो है सीधे तौर पे ये देख सकते हैं कम्यूटेटर जो है जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे जो आपका यहाँ पर डीसी जनरेटर है, अगर हम बात करें सीधे तौर पे जो आपका कम्यूटेटर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्यूटेटर जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है या डीसी को जो है एसी में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यह हमारा जो है क्या होता है, जो यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है, तो यह आपका जो है क्या होता है, कम्यूटेटर राइजर होता है। ठीक है, राइजर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। जो यहाँ पर आप लोगों के सामने जनरेटर का सिस्टम दिखाया गया है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर का जो है आपको नाम बताना है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप लोग आर्मेचर देख रहे हैं, आप यहाँ पर आर्मेचर देख रहे हैं, तो इसमें जो है आर्मेचर के ऊपर एक ब्रुश लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधे तौर पे आपको ब्रुश दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो ये जो शंट बॉन्डिंग की गई है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए पहली बॉन्डिंग ये है, तो ये जो है बहुत ही लंबा रास्ता तय कर रहा है। तो ये जो है हमारा लॉन्ग बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, या हम कहें कि ये जो शंट बॉन्डिंग की गई है ये लॉन्ग की गई है। अगर यही जो है यहां से जोड़ दिया जाता, ठीक है, तो ये हमारा जो है शॉर्ट बॉन्डिंग हो जाती, यानी कि लघु जोड़ हो जाता। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपसे कह रखा है कि डीसी जनरेटर का जो है आपको नाम बताना है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपाउंड यहाँ पर देखिए तो दो तरीके के जो है आपके आर्मेचर जो है जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है, और यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इनके जो
करंट का फ्लो है आप यहाँ पर देख सकते हो विपरीत है, एक इस डायरेक्शन में और जो है एक इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे यहाँ पर हमें अंतर निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका क्या होगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड होगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट हो मेरे भाई, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं 2023 के परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि जनरेटर में जो है हम ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट के जो है यही सवाल आते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जनरेटर की जब भी बात करें तो हमेशा वहां पर दाहिने ही हाथ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो आपको मैं बता दूं, जनरेटर आप बाएं हाथ से तो स्टार्ट नहीं करते होंगे, हमेशा जनरेटर को जो है दाहिने हाथ से स्टार्ट किया जाता है। तो आप इतना जानते रहिएगा, जब कभी भी जनरेटर की बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर आपको मैं बता दूं कि यहां पर दाएं हाथ के जो फ्लेमिंग का नियम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्लेमिंग के बाएं हाथ, सीधे तौर पे अगर बाएं हाथ कहीं दिख रहा है तो तुरंत आप यहाँ पर जो है क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम दाहिने हाथ के हथेली के नियम से भी नहीं लगता, कार्क स्क्रू का नियम कह रखा है, ठीक है। तो इससे भी नहीं। अगले ऑप्शन को हम देखते हैं क्या कह रखा है। अगला ऑप्शन देखिए आपका सीधे तौर पे अगर हम आंसर की भी बात करें तो यही होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हम क्या करते हैं, इसके द्वारा जो है हम जांच करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। और यह भी प्रश्न आपको मैं बता दूं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का जो है उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो कर रखा है कि पहला कर रखा है कि फाई जेडन 60A नीचे होना चाहिए मेरे भाई। आपको मैं बता दूं कि इस फार्मूले को आपको रट के रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत बार जो है यह प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ पर कर रखा है कि फाई जेडन ए ऊपर हो गया, ये भी नहीं होगा, फाई जेड एन पी अपान, ये आपका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। फाई जेड एन बटे 60 इंटू पी अपान ए। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा। इस फार्मूले को यार आप लोग अच्छे ढंग से रट लेना, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत बार जो है यह पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। एक डीसी मोटर, यहां पर डीसी मोटर की बात की गई है और सीधे तौर पे आपसे कह रखा है कि ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र है उसके बारे में आपको बताना है। और ये एक क्या है, डीसी मोटर है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपका ये फार्मूला होता है आपका क्या होता है, ईबी बराबर V माइनस LA ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को भी आप रट लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और इस पर कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और ये भी प्रश्न आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रखा है कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपको नाम बताना है। आपको मैं बता दूं, जो आप लोगों की परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी इसमें जो है मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको बता दे 7 से 8 प्रश्न इसी तरीके के प्रश्न होंगे। आपको जो है कुछ ऐसे उपकरण के जो है चित्र दिखा दिया जाएगा और उनका जो है ऐसे यक्स के रूप में डिनोट करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है ये आपका जो है पोल कोर होता है, ठीक है। क्या होता है, पोल कोर होता है। अगर हम नीचे की बात करें, यहाँ पर जो निचला भाग आपको दिख रहा है ये आपका जो है पोल शू होता है। तो यहाँ पर आंसर की बात करोगे तो आप क्या हो जाएगा, पोल शू हो जाएगा। आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। डीसी जनरेटर का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सिंबल दिखना चाहिए कि जनरेटर कैसा है, क्या कहा गया है उसमें, ठीक है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं
सीधे तौर पे आप प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कह रखा है कि डीसी जनरेटर का जो है आपको नाम बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सिंबल से दिखाया गया है, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है यह आर्मेचर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आर्मेचर तो जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हम दो भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये अलग से जो है लगाया गया है ना। तो यहाँ पर ये जो अलग से लगाया गया है ये फील्ड बेंडिंग लगाया गया है, ठीक है। तो ये अलग से लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो ये आर्मेचर लगा है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही तो पूछ रखा है कि यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर कौन सा है। तो ये जो आपका क्या कर रहा है, जब अलग से इसे लगाया गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, अलग से उत्तेजित जनरेटर, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अभी मैंने आपको ये प्रश्न स्टार्टिंग में ही, जब मैंने प्रश्नों को स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बता दिया था कि जनरेटर जो है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यांत्रिक। आंसर आपका डी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। कर रखा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का जो है नाम आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायरेक्शन से ये आ रहा है ना। और यहाँ देख सकते हो इस डायरेक्शन से ये जो यहाँ पर लपेटा गया था, इसी डायरेक्शन से या हम कह सकते हैं कि ये B1 से गया या B2 से बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों तरीके से, यहाँ से फिर एक जो है कॉइल लपेटा गया है ना। तो कह रखा है डीसी जनरेटर फील्ड का जो है नाम क्या है, फील्ड के नाम के बारे में पूछ रखा है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या कर रखा है, लघु शंट यौगिक जनरेटर। लघु शंट जो है यौगिक जनरेटर ये नहीं है। लॉन्ग शंट की बात की गई है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर भी नहीं है। यहाँ पर विभेद यौगिक जनरेटर, ये जो है आपका संचयी यौगिक जनरेटर है, ठीक है, कंपाउंड वाला, ठीक है, संचयी यौगिक जनरेटर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। जो डीसी जनरेटर होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डीसी जनरेटर है यह किसके सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कर रखा है कि कार्क स्क्रू नियम। कार्क स्क्रू नियम कहाँ जनरेटर में होगा, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगले ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, अगला ऑप्शन देखिए आपका क्या कर रखा है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का भी नियम यहाँ पर उपयोग नहीं होता। अगर हम डीसी जनरेटर के सिद्धांत के बारे में बात करें तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे जो है यह कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यह क्या कह रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर कर रखा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए जो है सूत्र क्या है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं सीधे तौर पे ये क्या होता है, BLV साइन थीटा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, BLV साइन थीटा, ठीक है। जहां पर भी आप देखिए कास्ट थीटा, तो कास्ट थीटा भी नहीं होगा, BLV है ये भी नहीं होगा, BLV साइन थीटा। तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है सीधी तौर पे आप यहाँ पर देखिए, कह रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे देखिए, यहाँ पर पहला कह रखा है कि कार्क स्क्रू नियम के द्वारा, जी नहीं, दाएं हाथ के हथेली का जो है हम यहाँ पर नियम लागू करते हैं। दाहिने हाथ के हथेली का नियम से हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कर रखा है कि डीसी जनरेटर के भाग का जो है आपको नाम बताना है। जो डीसी जनरेटर आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है एक भाग है, इसका जो है आपको नाम बताना है। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, तो ये तो डीसी जनरेटर है नहीं, ये इसका एक फ्रेम है ना। तो फ्रेम की बात की गई है, तो यहाँ पर आप देखें
पहला कर रखा है स्टेटर है, ध्रुव कोर है, पोल शू है, ये योग है या इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न जो कर रखा है आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत बार जो है पूछा गया प्रश्न है आप लोगों की परीक्षा में। यहाँ पर कर रखा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बैंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं, कितने समांतर रास्ते हैं। अगर हम यहाँ पर LAP की बात करें तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो ये आपका समांतर पथ होता है, ठीक है, समांतर पथ और पोलों की संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर पोल 4 है तो ये जो है समांतर पथ भी आपके क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि टुप्लेक्स लैप है तो ये जो है आपका 8 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी जनरेटर के भाग का जो है आपको नाम बताना है। डीसी जनरेटर के भाग का जो है आपको नाम बताना है। यहाँ आर्मेचर को जो है सीधे तौर पे उलट दिया गया है। अगर आप साइड से देखेंगे तो इसी तरीके का जो है आपको आर्मेचर दिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका सिंबल्स दिख रहा है ये जो है क्या है, आर्मेचर कोर का जो है लेमिनेशन दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। जो आपका डीसी जनरेटर होता है इसमें जो है इंटरपोल जो है कैसे जुड़े होते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है और आपकी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रखा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल जो होते हैं आपके ये कैसे जुड़े होते हैं सीधे तौर पे, ठीक है। ये जो आपके होते हैं मेन फील्ड के बीच में जो है इंटरपोल जो है आपका जो मेन फील्ड होता है, ठीक है, इसमें जो है आपका इंटरपोल जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आर्मेचर के साथ जो है किस तरीके से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका वोल्टेज का जो है निर्माण करता है, ठीक है, क्या होगा, वोल्टेज का निर्माण करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को जो है मापने का जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध कहाँ लगा होगा, ठीक है, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध। यहाँ पर ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में जो प्रतिरोध होगा उसका जो है बहुत ही आसानी से जो दो बिंदु लगे होते हैं ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये रहा साथियों आज की क्लास और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और मैं आपको बता दूं जो निमी ने आपके आंसर दिया है, आंसर शीट दिया है, उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको गलत मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा जो है पेपर हल करा दूंगा, निमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं विद एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो साथियों तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।